एवोल्यूशन बायोलॉजी के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7 क्रम विकास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों ने देख लिया होगा। आज है क्लास 3 अर्थात पार्ट नंबर 3। आज तीसरा क्लास है हिंदी मीडियम में एवोल्यूशन बायोलॉजी का, और चैप्टर का नाम है चैप्टर 7 क्रम विकास या एवोल्यूशन। इस आज की क्लास में हम लोग क्रम विकास के प्रमाण का अध्ययन करेंगे। ये क्रम विकास कैसे हुआ है, इसके क्या क्या प्रमाण अभी इस पृथ्वी पर उपस्थित है, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि क्रम विकास किस प्रकार से हुआ होगा और अभी के स्थिति में कैसा कैसा प्रमाण है जो उपस्थित है। ये क्रम विकास का प्रमाण, ये हेडिंग लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अर्थात 5 मार्क्स के लिए, और इसके जो सब हेडिंग्स है वह 2 मार्क्स के लिए अक्सर पूछे जाते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा टॉपिक है जो 2 नंबर में पूछा जाता है। यदि क्रम विकास का प्रमाण यदि पूछ दिया तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, अर्थात 5 मार्क्स का बनेगा। ये पूरा क्रम विकास का प्रमाण पूछ देगा तो ये बनेगा 5 मार्क्स का, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इसके जो अंदर सब हेडिंग्स है उसको 2-2 नंबर में पूछा जाता है। आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्रम विकास के क्या क्या प्रमाण है। क्रम विकास की प्रक्रिया वास्तव में विभिन्न परमाणु द्वारा सत्यापित हुआ है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। कहा गया कि विभिन्न परमाणुओं का अध्ययन करके यह पता किया गया है कि क्रम विकास किस प्रकार से हुआ है। आइए देखते हैं इसके क्या क्या प्रमाण है, जिसमें से पहला है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ऐसे जंतु हैं जिनमें कुछ गुण सर्वनिष्ठ होते हैं। सर्वनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ, सब में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें संघ में रखे जाते हैं, एक ग्रुप में रखा जाता है, जिसे हम लोग फाइलम या संघ कहते हैं। जैसे मेढक, छिपकली, कबूतर, खरगोश एक ही संघ में रखे गए हैं, क्योंकि इन जीवों में नोटोकॉड, पृष्ठरज्जु या रीढ़ की हड्डी उपस्थित थी, इसीलिए सबको एक ही फाइलम में रखा गया है। इन जीवों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है, लेकिन इनका जो क्लास है वह आगे बढ़ करके अलग अलग। मेढक के लिए एम्फीबियन है, छिपकली को रेप्टाइल्स में रखा गया है, कबूतर एक प्रकार का पक्षी है तो एप्स में रखा गया है, खरगोश मैमल्स में रखा गया है। तो इन सभी का एक अलग अलग क्लास है। तो वैसी स्थिति में जब क्लास का निर्माण हुआ है तो इसका मतलब है कि सभी के पूर्वज एक थे, और जैसे जैसे उनमें परिवर्तन आता गया तो वह एक अलग क्लास में विभाजित होते चले गए। तो इससे सत्यापित होता है कि इन जीवों में क्रम विकास हुआ है, इन जीवों में क्रम विकास हुआ है। दूसरा हेडिंग है आकृतिक प्रमाण, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस एक ही संघ के अलग अलग जंतुओं का अध्ययन करते हैं तो यह देखा जाता है कि एक विशेष अंग अलग अलग जीवों में रूपांतरित होता है। जैसे ही एक संघ का हम अध्ययन करते हैं तो देखा जाता है एक ही अंग है वह अलग अलग रूपों में रूपांतरित हो जाता है। जैसे पक्षी में जो अग्रपाद है, फोरलिम्ब है, वह पंख के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जबकि मानव में फोरलिम्ब हाथ के रूप में परिवर्तित रहता है। मछली से लेकर स्तनी जंतु तक उसका मस्तिष्क का अध्ययन किया जाए तो प्रमस्तिष्क गोलार्ध चेतन एवं इच्छा शक्ति का केंद्र होता है, जबकि सेरिबेलम शरीर के गतियों का सामंजस्य लाता है, और यह कार्य इस वर्ग समूह में बढ़ता जाता है। अर्थात जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती जाती है, मछली से लेकर के मानव तक, वैसे वैसे इनके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है या इनकी जटिलता भी बढ़ जाती है। मछली के हृदय में 2 कोष्ठक, एम्फीबिया और रेप्टिलिया में 3, पक्षी एवं स्तनी में 4 हृदय कोष्ठक पाया जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक अवस्था में जंतु अत्यंत सरल थे। जंतुओं में जटिलता बढ़ती गई तो हृदय के कोष्ठकों की संख्या भी बढ़ गई, अर्थात क्रम विकास हुआ है। हृदय अच्छी तरह से काम करे, धमनी और सिरा भी अलग हो गए, यह परिवर्तन भी क्रम विकास को दर्शाता है। सरल जीवों में धमनी और सिरा एक ही रक्तवाहिका के रूप में रहता था, लेकिन जटिल जीवों में धमनी अलग हो गया और सिरा अलग हो गया, इससे भी स्पष्ट होता है कि क्रम विकास हुआ। तीसरा है समजात अंग, 2 मार्क्स में पूछ देता है लघुतरीय प्रश्न में। समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन्स, वैसे अंग जिनका उद्भव एवं संरचना समान हो और इनके कार्यों में भिन्नता हो तो इसे समजात अंग कहते हैं। जिनका उद्भव और संरचना समान हो
और कार्य अलग अलग हो तो इसे समजात अंग कहते हैं। जैसे मेढक, घोड़े और मानव का फोरलिम्ब, तीनों का, मेढक का फोरलिम्ब तैरने में सहायता करता है, घोड़े का फोरलिम्ब चलने में सहायता करता है और मानव का फोरलिम्ब शरीर का संतुलन बनाने में कार्य करता है। पक्षी और चमगादड़ के अंग, पक्षी और चमगादड़ के अंग भी समजात होते हैं, लेकिन चमगादड़ का जो गुण है वो स्तनधारी का है और पक्षी तो एप्स ग्रुप में ही आता है, अर्थात ये तो पक्षी ही है। ठीक है, तो इन दोनों स्थितियों में क्या है, पक्षी और चमगादड़ के अंग भी समजात होते हैं। मेढक, घोड़े और मानव का फोरलिम्ब मतलब अग्रपाद भी समजात अंग होते हैं। चौथा है असमजात अंग, एनालॉगस ऑर्गन। वैसे अंग जिनका कार्य समान परंतु उद्भव एवं संरचना अलग अलग हो तो उसे असमजात अंग कहते हैं। जैसे पक्षियों तथा तितलियों का पंख, पक्षी के पंख में हड्डी होता है, बोन होते हैं, जबकि तितली के पंख में बोन नहीं होते, बोन नहीं होते हैं, लेकिन दोनों का काम क्या है, दोनों का काम उड़ना, दोनों का मतलब पक्षी के भी पंख का उपयोग उड़ने में होता है और तितली के भी पंख का उपयोग उड़ने में होता है, लेकिन दोनों का संरचना और उद्भव अलग अलग होता है, संरचना और उद्भव अलग अलग होता है, लेकिन कार्य क्या है, एक है। तो ऐसे अंग को क्या कहते हैं, असमजात अंग कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है। इन पंखों का कार्य समान है परंतु इनका उद्भव अलग अलग है। इस तथ्य से यह सिद्ध होता है कि क्रम विकास हुआ है, इस तथ्य से यह सिद्ध होता है कि क्रम विकास हुआ है। योजक करी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 मार्क्स में पूछ देता है। इसके अंदर का जो सेंटेंसेस है या योजक करी है वो 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है। वैसे जंतुएं जिनके द्वारा 2 दलों के जंतुओं के बीच रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं उसे योजक करी कहते हैं। 2 दल है, जैसे 2 वर्ग कहिए, 2 वर्ग कहिए या 2 दल कहिए, 2 वर्ग जैसे स्तनधारी, स्तनधारी हो गया और पक्षी हो गया, ये क्या है, या इसको क्या कहते हैं, एवीज कहते हैं, एवीज कहते हैं। पक्षी ग्रुप को क्या कहते हैं, एवीज कहते हैं। तो इन दोनों के बीच का योजक करी कौन होगा, चमगादड़ होगी, चमगादड़, चमगादड़, चमगादड़ इसीलिए क्योंकि चमगादड़ में स्तनधारी का भी गुण है और पक्षी का भी गुण है, तो इसको चमगादड़ को क्या कहेंगे, योजक करी। कहा गया कि वैसे जंतु हैं जिनके द्वारा 2 दलों के जंतुओं के बीच के रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं उसे योजक करी कहते हैं। अर्थात योजक करी में उन दोनों दलों के गुण विद्यमान होते हैं या पाए जाते हैं। इन योजक करी के जंतुओं में दोनों दलों के जंतुओं के गुण विद्यमान रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल से 1-1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, जिसमें पहला है पोरोप्टेरस। पोरोप्टेरस एम्फीबिया और पाइसेस, मछली के बीच का योजक करी है, याद रखना है। एम्फीबिया और पाइसेस के बीच का योजक करी कौन है, प्रोटोप्टेरस। दूसरा पेरिप्टस, एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की योजक करी पेरिप्टस कहलाती है। कौन कहलाती है, पेरिप्टस कहलाती है, ध्यान रखना है। एक्डीना, यह है तीसरा योजक करी। एक्डीना को रेप्टाइल्स और मैमल का योजक करी कहा जाता है। इस तथ्य से सिद्ध होता है कि मैमल का विकास रेप्टाइल से हुआ है, याद रखना है एक्डीना। चौथा है आर्कियोप्टेरिक्स, रेप्टिलिया और पक्षी वर्ग के बीच की योजक करी है। यह पक्षी विलुप्त हो गया है, इसलिए वैज्ञानिक इसको विलुप्त करी भी कहते हैं। और 5वां तो हम लोग यहाँ पे देखे चमगादड़, 5वां तो चमगादड़ है जो स्तनधारी और एवीज ग्रुप के बीच का योजक करी है, एवीज ग्रुप के बीच का योजक। छठा है अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन। वैसे अंग जो जंतु में पाए जाते हैं परंतु इनका कोई कार्य नहीं होता है उसे अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे दौड़ने वाले पक्षियों के बेकार पंख और सांप का दाहिना फुफ्फुस, मनुष्य का अपेंडिक्स, बाह्यकर्ण की पेशियां। दौड़ने वाले पक्षियों का पंख किसी काम के नहीं होते हैं, वे फालतू में उपस्थित रहते हैं जिसका कोई काम नहीं है, तो ऐसे अंग को क्या कहेंगे, अवशेषी अंग। सांप का दाहिना फुफ्फुस भी श्वसन की क्रिया में भाग नहीं लेता है, तो ये भी अवशेषी अंग हुआ। मनुष्य का अपेंडिक्स और बाह्यकर्ण की पेशियां, इन दोनों का मानव शरीर या मानव शरीर के पूरे लाइफ साइकिल में इसका उपयोग नहीं होता है, अर्थात ये भी क्या है, अवशेषी अंग है। ये सभी अंग वर्तमान समय में किसी काम के नहीं है, परंतु
इससे स्पष्ट होता है कि हमारे पूर्वज में यह निश्चित रूप से कार्य करते रहे होंगे। अतः जंतुओं का क्रम विकास हुआ है। अतः जंतुओं का क्रम विकास हुआ है। 7वां है जीवाश्म। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान। जंतुओं के जीवाश्म के अध्ययन से क्रम विकास का पता चलता है। जीवाश्म का अध्ययन करने से क्रम विकास के बारे में भरपूर जानकारी प्राप्त होती है। जीवाश्म जंतु या पौधा के वे अवशेष है जो पत्थरों पर चिन्हित हो गए। जो पत्थर पर चिन्हित हो गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म के विभिन्न स्तर को इकट्ठा कर उस जीवाश्म की संरचना एवं आयु का पता लगाया जाता है। जब कार्बन डेटिंग की सहायता से किसी जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है तो उसके आयु का भी पता लगाया जा सकता है। विश्व में सर्वप्रथम जीवाश्म मूंगा खोजा गया। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि सबसे प्रथम जीवाश्म कौन था, तो वो है मूंगा। ये समुद्र में पाया जाता है, रेड कलर का होता है। ये था हमारा क्रम विकास के प्रमाण। 7 प्रमाण हम लोगों ने देखा, जिसमें 7वां क्या है? जीवाश्म विज्ञान है। इसी टॉपिक के साथ साथ घोड़े के इवोल्यूशन के बारे में भी लिखा गया, घोड़े के क्रम विकास के बारे में भी बताया गया है। घोड़े का सबसे पुराना पूर्वज इयोहिपस है, और अभी जो घोड़ा है, आधुनिक घोड़ा, जिसे हम लोग एक्वस के नाम से जानते हैं, जबकि उसके पूर्वज का नाम क्या है? इयोहिपस। इयोहिपस, जिसका आकार खरगोश से बड़ा था। खरगोश से थोड़ा सा बड़ा, मतलब बकरी के बच्चा के समान आप मान लीजिए, लगभग खरगोश से थोड़ा सा बड़ा था। और इसके अगले पैरों में 4 और पिछले पैरों में 3 उंगलियां थी। विभिन्न कालों के पश्चात इस जीव में परिवर्तन होता गया, जिसके फलस्वरूप आधुनिक घोड़े एक्वस की उत्पत्ति हुई। अब जो हायरार्की है इनकी डेवलपमेंट की या इवोल्यूशन की, उसको देखते हैं। सबसे पुराना जो जीव है वह है, घोड़े का पूर्वज है, वो है इयोहिपस। क्या नाम है उसका? इयोहिपस। इयोहिपस में जब परिवर्तन हुआ तब बना मियोहिपस। अब मियोहिपस में जब परिवर्तन हुआ तो बना मैरिकीहिपस। अब मैरिकीहिपस में परिवर्तन होने के पश्चात बना प्लियोहिपस। अब प्लियोहिपस में परिवर्तन के बाद बना एक्वस। ये घोड़े का क्रम विकास है। इयोहिपस, मियोहिपस, मैरिकीहिपस और प्लियोहिपस, और आधुनिक घोड़ा जिसे हम लोग एक्वस के नाम से जानते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। जरूर देखिएगा, यदि कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। आपका जो प्रश्न है उसके बारे में ऑन द टाइम सॉल्यूशन दिया जाएगा। और निश्चित रूप से देखिए, तैयारी कीजिए सही तरीके से और बेहतर मार्क्स लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।